नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करेंगे हिमालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर और इसके डायग्राम के साथ अच्छे से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस तरह के एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं इससे संबंधित और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन तो करेंगे ही, साथ में इसका विस्तृत रूप से एनालिसिस करेंगे, देखेंगे उसको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि भारत किस उपमहाद्वीपीय विशाल भूखंड का भाग है। तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। तो गोंडवाना लैंड का भाग है। तो उसी का, जैसे कि अगर पूछा जाए कि गोंडवाना लैंड के समय का तो भारत में कौन सा अवशेष है, तो वो उसी के परिणाम स्वरूप विंध्य पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वतों का निर्माण हुआ था। अब ये है कि ये गोंडवाना लैंड क्या है, तो ये इस तरह से हम लोग विस्तृत रूप से जानते हैं इसके बारे में। इसे महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के रूप में जानते हैं और इसे किसने विकास किया है, ये अल्फ्रेड वेनेगर, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, इन्होंने इस सिद्धांत का विकास किया है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये हुआ, ये मतलब कि ये एक पेंजानिया पूरा देश, जैसे ये कहेंगे स्थल था, ठीक। तो स्थल था, तो उसी का पार्ट बाद में चल के इसमें डिवाइड हो गया। तो ये इस तरह से दो भागों में बट गया। एक लॉरेंसिया कहेंगे या अंगारा लैंड कहेंगे, दूसरा गोंडवाना लैंड कहेंगे। तो इसी तरह से दूसरे जुरासिक काल में इस तरह का ये विभाजन हुआ। भारत का ये पार्ट है, धीरे धीरे आगे ये उत्तर के साइड में घसकने लगा। फिर यहाँ पे जो क्रेटेशियस काल है, तो उस समय का स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि भारत काफ़ी हद तक जो है ये रसियाई प्लेट से जाके मिलने वाला है। और फिर ये वर्तमान की स्थिति में ये देखें कि भारत की जो ये रसियाई प्लेट से मिल गया है। तो ये सिद्धांत को कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत। किसने दिया है इसको? ये अल्फ्रेड वेनेगर ने इसको दिया है। अब हम लोग देखें कि जैसे कि इसमें है कि विभिन्न तरह के ये काल दिए गए हैं। तो ये जैसे ये डिवाइड हुआ है, इसमें हम कुछ काल के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि ये है, इसको प्री पैलियोजिक, जो शुरुआती अत्यंत प्राचीन समय था, उस समय को कहते हैं। फिर पैलोजोइक जो है प्रथम युग, जिसमें कि कैम्ब्रियन है और ये सब है। फिर मेसोजोइक द्वितीय युग की संज्ञा दी जाती है। इसमें ट्रियासिक होगा, जुरासिक जो है इसी से द्वितीय युग से संबंधित है, जो जिसे अगर ईरा कहेंगे, मेसोजोइक ईरा के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। फिर सेनोजोइक हो गया, तृतीय युग के रूप में जानते हैं। इसमें पेलियोसीन हो गया, इसी समय हमारे हिमालय का निर्माण हुआ था। तो आगे देखते हैं उसको। और फिर आ गया न्यूजोइक चतुर्थ युग, जिसमें कहेंगे, और इसमें प्लीस्टोसीन और होलोसीन है, जो वर्तमान में चल रहा है। तो ये इसके ईरा है, ये भी एग्जाम पूछ देता है। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें इसको, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अब जैसे कि हमने बताया है कि ये मतलब कि जो इसका निर्माण हुआ, ये इसका विघटन जो हुआ पेंजिया से, तो ये दो भागों में बटा, तो उसको कार्बोनिफेरस युग कहा जाता है। तो कार्बोनिफेरस, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ये हो गया कार्बोनिफेरस युग कहा जाता है, प्रथम युग के अंतर्गत आता है। और इसका समय काल जो है ये देख रहे हैं 350 मिलियन वर्ष इसका प्रारंभ हुआ और फिर समाप्ति ये 270 मिलियन वर्ष पूर्व। तो ये इसका टोटल काल, समय काल 80 मिलियन वर्ष तक चला। तो ये इस समय का निर्माण हुआ। अब ये देख लेते हैं थोड़ा कि जो कार्बोनिफेरस युग है, इसमें जो गोंडवाना लैंड बटा, तो गोंडवाना लैंड के साथ साथ जैसे कि और कौन कौन से गोंडवाना लैंड के अंतर्गत भूभाग आएंगे, तो इसमें आता है दक्षिण अमेरिका आ गया, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया इसके भाग में आ गए। तो उसमें भारत भी शामिल है। अब हम लोग को जैसे देखें कि भारत का जो भौतिक विभाजन कहते हैं या प्राकृतिक विभाजन कहते हैं, कितने पार्ट में है, तो उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग हिमालय के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, तो इसमें हिमालय आ गया। फिर विशाल मैदान बीच वाला भाग आ गया। फिर प्रायद्वीपीय पठार जो दक्षिण का क्षेत्र है। अब फिर आ गया तटीय और द्वीपीय क्षेत्र। तट मतलब कि जो जैसे कि आपका गुजरात हो गया, फिर मुंबई, गोवा,
वो तटीय क्षेत्र हो गया। इधर आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ये सब तटीय क्षेत्र हो गया। और फिर न्यूजीलैंड हो गया, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, दमन द्वीप हो गया। तो ये सभी ये इसके प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत आते हैं। और अगर इसके जैसे कि अगर ऊंचावच अर्थात मतलब हाइट्स के या उसकी स्थिति में देखा जाए इसका विभाजन, तो ये कितने भागों में बटा हुआ है, तो ये भागों में बटा हुआ है 7। जैसे कि उत्तर पर्वत सिंधु गंगा घाटी का मैदान, थार मरुस्थल हो गया, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, पूर्वी तट, पश्चिमी तट और अपतटीय सागर और द्वीप। जैसे सागरीय द्वीप हम लोग देख ही लिए कि जो गुजरात के साइड का अरब सागर हो गया, फिर इधर बंगाल खाड़ी के तरफ से हो गया, और फिर द्वीप न्यूजीलैंड हो गया। तो इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ये नॉर्दर्न माउंटेन हो गया, जैसे कि उत्तर पर्वतीय क्षेत्र हो गया। फिर ये आपका ये हो गया आपका विशाल मैदान हो गया। फिर ये दक्कन का प्लेट हो गया, और फिर ये मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, और ये पूर्वी घाट, और ये आपका पश्चिमी घाट हो नहीं सॉरी ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट हो गया। और इस तरह से ये द्वीप हो गया न्यूजीलैंड, और ये सागरीय क्षेत्र हो गया। तो ये सभी हम लोग देख लिए। इसमें 6 इसलिए दिखा हम लोग यहाँ पे 7 देखे हैं, तो 7 यहाँ पे देखे हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हम लोग पूर्वी यहाँ पे नहीं लिखा है, सीधे एक ही लिख दिया है इसमें कि ये जैसे कि 5 नंबर में कोस्टल प्लेन्स। तो ये हमारा जैसे कि हम लोग को जानना है कि ये पूर्वी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया। अब हम लोग हिमालय के बारे में जानेंगे, हिमालय के कैसे विकास हुआ। तो हिमालय का जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यह जो है यह जैसे कि ये इसका मतलब कि ये कितने पार्ट में बटा हुआ है, तो ये 3 श्रेणियों में समानतः बटा हुआ है। जैसे महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक का गया, ये सभी। और ये इसकी टोटल अगर लंबाई औसत लंबाई देखी जाए तो ये 2400 किलोमीटर की लंबाई है। और फिर इसमें जैसे कि एक और भाग आता है जैसे कि ट्रांस हिमालय जिसे कहते हैं, जिसको तिब्बत के क्षेत्र में गिना जाता है, तो उसको इसमें मतलब कि ये मुख्य हिमालय के भाग नहीं है। और फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि एग्ज़ाम में कि पाकिस्तान सॉरी ये जो हिमालय है किन किन क्षेत्रों में कहाँ तक विस्तारित, तो इसके अंतर्गत पाकिस्तान हो गया, भारत, नेपाल, भूटान, चाइना, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसका जैसे कि अब निर्माण की बात रही कि इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसके निर्माण के पीछे ये कारण है कि जैसे कि जो महाद्वीपीय सिद्धांत है तो उस सिद्धांत के अनुसार ये धीरे धीरे खिसकते हुए उत्तर की तरफ बढ़ते गया, और फिर ये टकरा गया किससे, यूरेशियाई प्लेट से टकरा गया। और तत्पश्चात वहाँ पे जैसे कि मतलब कि 2 प्लेटों के बीच टकराहट हुई, जिसके परिणाम स्वरूप ये कुछ भूभाग ऊपर उठ गए। अब है कि प्लेट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल में इसको जैसे कि जैसे कहा जाता है कि जो हमारी पूरी धरती है विभिन्न प्लेटों पे बटी हुई है, और फिर उसके अनुसार उस पर जैसे कि एक तरल पदार्थ है, उसके ऊपर कुछ मोटी मिट्टी के परत है, उसी पे सभी मिट्टी तैर रही हैं विभिन्न पार्टों में बटे हुए। तो वो पार्ट है जैसे कि यूरेशियाई प्लेट हो गया, ये गोंडवाना लैंड का क्षेत्र हो गया, तो ये आके टकरा गया, तो कुछ भाग इस पे उठ गया। तो ये टकराने के पश्चात इसका निर्माण हुआ है। इसी को कहते हैं हम लोग टेक्टोनिक, या फिर ये विवर्तनिक के कारण इसका जो निर्माण हुआ है। अब है कि हम लोग देख लें कि जो हिमालय का क्षेत्र है, जैसे कि हमने बताया कि इसमें मुख्यतः 3 है, लेकिन ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र आता है, इसको भी देख लें। और फिर ये बृहद हिमालय आता है, जिसे ग्रेट हिमालय आता है, ये सबसे प्राचीन हो गया, जिसे ओगिलोसिन युग के रूप में इसका विकास हुआ है। और फिर लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय कहते हैं, इसे मध्य मायोसिन युग में इसका विकास हुआ है। और बाह्य हिमालय जिसे शिवालिक कहते हैं, वो सबसे नूतन मतलब नया कहेंगे, और पलायोसिन युग में इसका निर्माण कहेंगे। अब जैसे कि उस समय भी हम लोग देखें उसके ईरा के बारे में, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं विभिन्न ईरा, जैसे कि इसका देखिए ओलिगोसिन युग, मायोसिन, पलायोसिन युग।
तो जो ये है, जैसे कि हमने तृतीयक सेनोजोइक जो ईरा है उसमें तृतीयक युग के अंतर्गत ये सभी इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लेयोसीन ये सभी आते हैं। और इसी समय हमारे भारत का निर्माण हुआ, हमारे हिमालय का निर्माण हुआ है, और ये तृतीय क्षेत्र के तृतीय युग के अंतर्गत आता है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में पूछ देता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखें कि जैसे कि ये हम लोग चर्चा किए कि जो ट्रांस हिमालय है, तो वो तो तिब्बत का क्षेत्र हो गया। बाकी ग्रेट हिमालय आता है, फिर लेजर अर्थात लघु हिमालय आता है, फिर शिवालिक। तो ये जो ग्रेट हिमालय है ये ग्रेट हिमालय का पार्ट है, और फिर शिवालिक आता है, और लघु हिमालय आता है, और फिर आता है शिवालिक। तो ये शिवालिक सबसे नूतन है, और ये यहाँ पे फैला हुआ है इतने क्षेत्र में। अब देखें जैसे कि जो ग्रेट हिमालय है और फिर मध्य हिमालय है, उसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, MTS अर्थात मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसको भी एग्जाम में पूछा गया है कि बीच के क्षेत्र ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो हमको याद रखना है MTS अर्थात मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और फिर अगर मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के हम लोग पार्ट को देखें तो इसे MBT कहते हैं अर्थात मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो ये भी याद रखना है। अब हम लोग ग्रेट हिमालय के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर जो देख रहे थे, तो इसके अंतर्गत जो आता है, तो ये आता है आपका ये माउंट एवरेस्ट भी इसके अंतर्गत आता है, जो सबसे ऊंचा पे है। और फिर केटू गार्डविन आस्टिन जैसे जानते हैं हम लोग, तो वो भी इसके अंतर्गत आता है। और फिर कंचनजंगा रेंज भी इसके अंतर्गत आता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे कुछ पासेज अर्थात इसके दर्रे, जैसे शिवकिला दर्रा हो गया, और फिर आपका जिलेपा जो जिला जो दर्रा है वो भी आता है, नाथुला दर्रा आता है, और फिर ये सभी आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक, तो ये ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आता है। और फिर ग्रेट हिमालय से ही गंगा, यमुना ये सभी नदियाँ निकली हुई हैं। तो ग्रेट हिमालय का ये महत्वपूर्ण जो पार्ट है हम लोग देख चुके। तो मुख्यतः हम लोग को याद रखना है कि माउंटेन हो गया, फिर केटू गार्डविन, कंचनजंगा ये सभी ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और फिर ये आपका पासेज कुछ हो गया, जैसे शिवकिला हो गया, जेलेपला हो गया, और फिर नाथुला हो गया, ये सभी ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में जैसे कि आता है, इसकी जैसे कि अगर चौड़ाई देखी जाए तो ऊंचाई इसकी मतलब 3700 से 4500 मीटर ऊंचा पे है। और फिर इसकी अगर चौड़ाई देखी जाए तो 80 से औसत रूप में देखा जाए 80 से 100 किलोमीटर तक है। और ये अगर यहाँ पे 3 से 4 माह बर्फ से ढका रहता है। और फिर इसके जैसे कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य कुछ घाटियाँ होती हैं जिन्हें दून या द्वार के रूप में जाना जाता है। और फिर हिमालय इसी बीच हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी के ऊपर रावी नदी बहती है। तो जैसे कि पूछ लेता है एग्जाम में कि जो रावी नदी है वो किस हिमालय के अंतर्गत आती है, तो ये हम लोग को याद रखना है कि ये रावी नदी मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। और फिर ये हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू घाटी के अंतर्गत। जैसे कि अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मतलब कि इसका जैसे मध्य हिमालय को हम लोग पहले भी देख चुके हैं, एक बार और देखें। इसका मायोसीन युग के अंतर्गत आता है। तो ये मायोसीन सेनोजोइक ईरा के अंतर्गत तृतीय युग में आता है, और ये मायोसीन एज पीरियड इसको कहते हैं। अब है मध्य हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियाँ आती हैं। तो ये पीर पंजाल हो गया, धौलाधर श्रेणी हो गई, मसूरी, बद्रीनाथ, महाभारत श्रेणियाँ। तो ये सभी जो श्रेणियाँ हैं, तो ये रेंज है, तो ये सभी मध्य हिमालय के पार्ट हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो जैसे कि हमने इसमें क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन के रूप में मैं खुद बोल दे रही हूँ, बाकी इसमें डिटेल के रूप में बता रही हूँ। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए गए हैं कि जो ये सभी पंजाल हो गया, धौलाधर, मसूरी, बद्रीनाथ या ये किसके पार्ट हैं। एक मतलब किसी एग्जाम में इसको पूछा है, किसी एग्जाम में इसको पूछा है, तो फिर ये हम लोग को याद रखना है। याद रखेंगे तो हमारे एग्जाम में काम देगा।
अब हम लोग देख रहे हैं कि जो मध्य हिमालय है इसकी प्रमुख चोटी घाटियाँ भी हैं, जैसे कश्मीर घाटी भी इसके अंतर्गत आती है, लाहौल स्पीति, कुल्लू कांगड़ा, ये सभी इसी के अंतर्गत आती हैं। और फिर शिमला, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग इत्यादि ये इसके प्रमुख पर्यटक स्थल हैं किसके मध्य हिमालय के अंतर्गत। अब मध्य हिमालय के जो है स्थल, अगर जैसे कि यहाँ पे कुछ छोटे छोटे घास देखने को मिलते हैं, मतलब घास वाला मैदान देखने को मिलता है, तो इसके भी विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे जम्मू कश्मीर में इसको गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग नाम दिया जाता है, वहीं उत्तराखंड में इसे बुग्याल या प्यार के नाम से जानते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि जो मध्य हिमालय के अंदर घास पाए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, या फिर ये पूछा था कि जो गुलमर्ग या सोनमर्ग आते हैं तो वो किस हिमालय के अंतर्गत आता है और वो क्या हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ जाता है, खासकर जो उत्तराखंड वाले हैं जैसे कि बुग्याल या प्यार, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ये क्या है, तो ये हम लोग याद रखेंगे। जैसे कि ये हम लोग देख रहे हैं इस तरह के घास के मैदान रहेंगे तो वो आते हैं, क्या कहेंगे, टनमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग या बुग्याल या प्यार, तो ये सभी उसके अंदर मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अब है शिवालिक जो है, अब शिवालिक के बारे में जो सबसे नीचे वाली हम लोग श्रेणी देखें, इसकी ऊंचाई जो है 9 से 12 किलोमीटर 1200 किलोमीटर तक है, मीटर तक है, और फिर चौड़ाई कितनी है 10 से 50 किलोमीटर तक, और ये पलायोसीन युग के अंतर्गत आता है। और फिर ये 10 लाख वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। और इसका जो विस्तार देखिए, पंजाब के पूर्वार्ध बेसिन से ये कोसी नदी कहाँ पे है, वो बिहार में है, वहाँ तक ये इसका विस्तार है शिवालिक रेंज का। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसका विस्तार है, और फिर ये मतलब कि इसके आगे भी विस्तार है, मुख्यतः ये इधर भी पार्ट आता है क्योंकि हिमालय का पार्ट पूरा ये पूर्वी क्षेत्र में भी आता है, तो ये इसके शिवालिक के पार्ट हैं। अब हम लोग देख लें कि जो शिवालिक की श्रेणियाँ हैं तो उसके नाम को देख लेते हैं। तो जैसे शिवालिक की श्रेणियाँ विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरह के नाम से जाने जाते हैं। अगर जम्मू कश्मीर में इसकी श्रेणियों को देखें तो जम्मू पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, गोरखपुर में इसे डुड़वा के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में चुड़िया मुड़िया पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में डफला मीरी या मिसमी आबोर इसके नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके जैसे विभिन्न क्षेत्र में शिवालिक के नाम पूछ दिए जाते हैं, गोरखपुर में इसका नाम बताइए, या फिर उत्तर प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है, चुड़िया मुड़िया पहाड़ी। इसी तरह जैसे कि हम लोग शिवालिक के बारे में अक्सर गेस नहीं कर पाएंगे कि डाफला मिरी या मिसमी अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत जो पहाड़ियाँ हैं वो भी इसी के भाग हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण रूप से हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग देख रहे हैं दून या द्वार, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, इसको क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर पूछ ले कि दून द्वार क्या होते हैं, तो ये हम लोगों ने देखा कि शिवालिक और लघु हिमालय या मध्य हिमालय के अंतर्गत ये आते हैं। तो ये क्या है, तो ये छोटी छोटी घाटियाँ होती हैं जिसे मतलब कि उत्तराखंड और फिर उत्तराखंड में खासकर इसे क्या कहते हैं, दून या द्वार के नाम से जाना जाता है। जैसे कि देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, तो ये, और फिर इसी तरह अगर काठमांडू घाटी भी दून का ही के अंतर्गत आता है। तो ये जो दून या द्वार पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं, शिवालिक और लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बीच पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे ये जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, कभी कभी पूछ देता है कि करेवा झील क्या है। तो करेवा झील से जैसे हम लोग जानते हैं, जान लें कि ये वर्तमान में जैसे कि तेथी सागर के अवशेष के रूप में भारत में वर्तमान में एक झील है, वो कहाँ है और उसका नाम क्या है। जैसे कि ये जो है तेथी सागर, हम लोग देखिए कि तेथी सागर बता देते हैं, जो हमारा फिलहाल में ये हिमालय है वहाँ पे पहले तेथी सागर हुआ करता था। तो उसी का फिलहाल में अगर अवशेष के रूप में देखा जाए तो एक झील है, और उस झील का क्या नाम है, करेवा, और कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है, तो इसको भी हम लोग को याद रखना है। और वर्तमान में ये मतलब कि यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है कि यहाँ हिमालय पहले यहाँ पे वर्तमान में तेथी सागर
जहाँ था पहले वहाँ पे वर्तमान में हिमालय है। अब हिमालय जो है, जैसे कि ये भी जो भावर प्रदेश होता है या इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। तो जैसे अब ये देखें कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ किन क्षेत्र में अदृश्य हो जाती हैं। तो अदृश्य किन क्षेत्र में होंगी, ये भावर प्रदेश से मतलब है कि जैसे कि जो भी नदियाँ हैं वो हिमालय से होते हुए मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, तो वहाँ पे जैसे कि कोई भी नदियाँ कंकड़ पत्थर आदि बहुत मात्रा में वहाँ पे लाती हैं, तो वहाँ पे कंकड़ पत्थर ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाते हैं। तो क्या होता है कि नदियाँ हिमालय से आते हुए वहाँ पे पत्थर की जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है उसके नीचे नीचे जाती हैं, तो वहाँ पे अदृश्य हो जाती हैं अर्थात दिखाई न देती हैं। और दूर जाके तराई क्षेत्र में जहाँ पे ये जैसे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के अलावा मिट्टी पाए जाने लगती हैं, वहाँ पे ये पुनः दिखाई देने लगती हैं। तो इसी को भावर प्रदेश कहते हैं, जहाँ पे कंकड़ पत्थर हो या फिर वहाँ पे नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं, तो उसको भावर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और इसको ये जाके तराई क्षेत्र में फिर दिखाई देने लगती हैं। तो ये हम लोग को याद रखना है, भावर प्रदेश या तराई क्षेत्र क्या होता है, इसको भी देखेंगे, याद रखेंगे। अब है कि अवनलिका या वितरिका से आप क्या समझते हैं। तो ये अवनलिका जो है ये नदी से निकलने की पूर्व की स्थिति है, जैसे नदी का निर्माण हो रहा है अर्थात जो हिम रूप में जमा हुआ है, जैसे कि ग्रेटर हिमालय हो गया, वहाँ मध्य हिमालय हो गया, वहीं से नदियाँ निकलती हैं ग्रेटर हिमालय से। तो वहाँ पे हिम रूप में अर्थात बर्फ के रूप में जो जमे हुए हैं, तो वहीं से जब नदी प्रारंभ शुरुआत होती है तो उससे पूर्व की स्थिति को नलिका कहते हैं। वितरिका जहाँ पे नदी समाप्त हो जाती है अर्थात समुद्र में मिल जाती है, उस स्थिति को वितरिका के रूप में जानते हैं। अब है कि जैसे कि हम लोग कुछ उसके हिमालय के प्रमुख चोटियाँ, उसकी ऊंचाई और स्थान देख रहे हैं। चोमालुंगमा ये चोटी है जिसे माउंट एवरेस्ट मतलब ये इसे नेपाल में इस नाम से जानते हैं, बाकी इसका जो फेमस नेम है माउंट एवरेस्ट है। इसकी जो हाइट है 8,850 मीटर है। और फिर केटू जो है, केटू भी है उसके बाद की हाइट में आता है। तो ये भारत में है लेकिन पाक अधिकृत भारत में है। और फिर इसकी ऊंचाई 8611 है। और फिर कंचनजंगा है जिसकी जो लंबाई है, इसकी ऊंचाई है 8,599। और फिर ये सिक्किम में पड़ता है भारत में। इसी तरह मकालू नेपाल में पड़ता है। धौलागिरी नेपाल में है। नंगा पर्वत भारत के पाक अधिकृत क्षेत्र में है। अन्नपूर्णा है जो इसके ये भी महत्वपूर्ण श्रेणी है, तो ये भी नेपाल में है। नंदा देवी है, ये उत्तराखंड में है। कामेत हो गया उत्तराखंड। और फिर नामचा बरवा तिब्बत क्षेत्र में है। तो जैसे कि ये हम लोग देख लिए इसके हिमालय के प्रमुख चोटियों को और उसके स्थान को। अब हम लोग देख रहे हैं हिमालय के प्रमुख श्रेणियों को, उनके स्थान को। तो हम लोग को एग्जाम में पूछ देता है कि जैसे कि आप विभिन्न श्रेणियों को जो है पश्चिम से पूरब की तरफ लगाइए। तो हम उसको देखें, जैसे कि सबसे जो पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है वो नगा पर्वत है। उसके बाद केटू आता है, फिर आता है कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, इसी तरह कंचनजंगा हो गया और सबसे लास्ट में नामचा बरवा है। तो नामचा बरवा जो है ये सबसे लास्ट में और सबसे जो पश्चिमी छोर पे है नागा पर्वत। तो इस तरह से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और ये पूछा ही हुआ है, ये एग्जाम में पूछा गया है इसको। तो ये हमने इसको सीधे मतलब एक्सप्लेन करके बता दिया। तो इस तरह से आपको याद भी रहेगा, इसकी स्थिति भी याद रखेंगे। अब हम लोग देखें जैसे कि जो हिमालय के भाग हैं तो उसके जैसे कि विभिन्न पर्वतों को श्रेणियों के आधार पर बांटा गया है। अगर इसको बांटने के क्रम में देखा जाए, अगर पूरब इसकी स्थिति अगर उत्तर से दक्षिण के तरफ में देखें तो है काराकोरम हो गया, लद्दाख श्रेणी, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। तो ये उसको हम लोग देखिए कैसे, जो पहले वाले को देखें हम लोग, ये हम लोग देखिए पश्चिम से लेके ये
पूर्व तक, और फिर अभी देखें हम लोग दक्षिण से लेके उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो उत्तर में सबसे ऊपर है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। और इसमें भी ध्यान देना है कि ये भी क्वेश्चन में आया है कि लद्दाख और जास्कर जो है उसके बीच से सिंधु नदी निकलती है। तो नदियों के बारे में वैसे तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे याद रखें कि इसके ये क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया। तो ये लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी निकलती है। अब हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये आपका हो गया काराकोरम हो गया, ये हो गया लद्दाख श्रेणी, जास्कर हो गया, फिर शिवालिक यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से हम लोग मैप वाइज ज़्यादा याद रखेंगे, तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। और जैसे कि हम लोग पहले यहाँ पे K2 भी है, नागा पर्वत है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे दिखाना है उत्तर से लेकर दक्षिण में। तो दक्षिण जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर ये शिवालिक, तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रादेशिक विभाजन, जैसे कि सर सिडनी बुराड के ने हिमालय के 4 क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा है। तो ये किस आधार पर बांटा है? ये नदियों के आधार पर। तो इसमें कश्मीर हिमालय आता है, जिसमें सिंधु से सतलुज के बीच के भाग को कहते हैं। फिर आता है कुमायूं हिमालय जो सतलुज से काली नदी के बीच के भाग कहते हैं। फिर नेपाल जो सरयू से तीस्ता नदी के बीच के भाग को कहते हैं। फिर असम हिमालय जिसमें तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच को कहते हैं। तो ये हो गया, ये प्रादेशिक विभाजन हो गया। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये कश्मीर हिमालय हो गया, ये पंजाब हिमालय, और फिर ये कुमायूं हो गया, यहाँ नेपाल हो गया, ये पूर्वी हिमालय हो गया। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखिए पूर्वी अर्थात असम हिमालय, इसको कहेंगे पूर्वी हिमालय के अंतर्गत। तो ये बांटा गया है नदियों के आधार पे। तो यहाँ से जैसे कि कश्मीरी हिमालय से सिंधु सतलुज इधर जाती हैं, हम लोग जानते ही हैं। फिर पंजाब हिमालय से जो है इसमें पंजाब हिमालय का नहीं दिया है, इसमें कुमायूं हिमालय का दिया है। तो कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच में है। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह से नेपाली हिमालय होगा, और पूर्वी हिमालय इधर ब्रह्मपुत्र नदियाँ और कौन सा है तीस्ता नदी के बीच को कहते हैं इसको। अब हम लोग देखें कि जैसे कि विभिन्न ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि जैसे कि विभिन्न ऊंचाइयों पे हिमालय के कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं जो 1300 मीटर की ऊंचाई तक है। तो यहाँ तक ऊंचाई तक 1300 से शुरू होने वाले वन, मतलब 1300 ऊंचाई मीटर से शुरू होने, इसमें पाए जाते हैं ऑर्किड, लंबा घास, बाल्साम, शीशो और सैल टोन जैसे पत्तेदार वृक्ष पाए जाते हैं। और फिर 1300 से ऊपर अगर देखा जाए 2700 तक, तो इसमें आते हैं ओक्स, पॉपुलर, एल्म, लॉरेन, मेपल, बीरटी, ये सभी आते हैं। और फिर 2700 से ऊपर अगर देखा जाए, 2700 से 400 मीटर के बीच में देखा जाए, तो नीला पाइन, सजाना, देवदार, ये सब आते हैं। और फिर 400 से 5300 मीटर की ऊंचाई पे देखें तो ये रोडोडेस, बिल्लो, प्रापोरेस, जूनिपर्स, ये सभी आते हैं इसके अंतर्गत। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। और खासकर जैसे अगर इससे ज़्यादा हाइट में जाएगा तो वहाँ पे ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ग्लेशियर जमते हैं, तो वहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो ये रहा हम लोग, ये भी क्वेश्चन में एग्जाम में आता है। तो आज हम लोग कवर किए हिमालय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर और उसके डायग्राम के साथ। और इसमें मेनली क्वेश्चन वाइज नहीं डिस्कस किया, बल्कि डिटेल से उसको डिस्कस किया गया है। और सभी जो है मैंने डिस्कस किया, ये क्वेश्चन आए हुए हैं ISPCS के एग्जाम्स में। तो आप लोग ये ना सोचिएगा कि इसमें क्वेश्चन तो था ही नहीं, क्वेश्चन एक दो डाला है मैंने, लेकिन उस क्वेश्चन को मैंने डिटेल में सीधे बता ही देना उचित समझा है, कि जिससे कि आप लोग को अच्छे से याद रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमेशा अपडेट जल्दी मिलता रहे। आज के लिए धन्यवाद।